हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, हमने ये समझा था कि इसमें जावा लैंग्वेज को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, और हमने सीधा सीधा पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस देखा था कि पहले हमारी असेंबली लैंग्वेजेस आई, फिर हमारी सी लैंग्वेज आई, फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई, और बाद में जावा जो लैंग्वेज बनी थी वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बनी थी। लेकिन बाद में ये इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज हो गई कि आज हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको सर्वर साइड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और हमने लास्ट स्लाइड ये देखी थी कि हमारे को जो है ना, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जावा प्रोग्राम्स हैं, वो कौन रन करता है? जेवीएम। जेवीएम इज़ लाइक अ मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर आवर जावा प्रोग्राम। तो हमारे को इन सब चीज़ों के लिए, जावा डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमारे को रिक्वायरमेंट होती है जावा डेवलपमेंट किट की। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जावा की डिज़ाइन करना चाहते हैं या जावा को सीखना चाहते हैं, जावा के अंदर आप प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पहले आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीके। तो आज हम इसी क्लास के अंदर देखेंगे कि हम इसको जेडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना गूगल ओपन कीजिए, और गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड जेडीके, एंटर प्रेस कीजिए। जो आपको पहला लिंक आएगा वो आएगा ओरेकल का, क्योंकि अब जो ये जेडीके है, जो जावा है, वो कौन सी कंपनी ओन करती है? वो ओरेकल कंपनी ओन करती है। तो आपको क्या करना है? इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप इसके अंदर जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी जो लेटेस्ट है, बीटा वर्जन है, वो है जावा 20। उससे पहले कौन सा था? जावा 17। अब जावा 19 भी था इसके बाद में, जिसको एनहेंस करके इन्होंने जावा 20 कर दिया। लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते, हम पहले ये देखते हैं कि आपको जेडीके को इंस्टॉल कैसे करना है अपनी मशीन के अंदर, ताकि आप कोई भी जावा की एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकें। और जो मेरी ये ट्यूटोरियल्स है, आप जो प्रोग्राम्स हम इस ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, आप वो प्रोग्राम्स भी ईजिली डिज़ाइन कर सकें। तो उसके अंदर है ना, ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी कि आइदर यू आर यूजिंग द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरे पास ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं डाउनलोड के। ठीक है, तो मेरे को है ना, इसके अंदर एक तो x64, तीनों के तीनों x64 वर्जन है। मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर exe फाइल कौन सी है। exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल्स फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जब आप डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली आपकी क्या है, जावा डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर है ना, ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं, जावा exe, और हम इसको है ना कहीं पर भी सेव कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इसको सी ड्राइव के अंदर सेव कर दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू, डी ड्राइव के अंदर, सॉरी, सी ड्राइव के अंदर परमिशंस नहीं होती जनरली कुछ भी डाउनलोड करने की। हमने इसको डी ड्राइव के अंदर सेव कर दिया। अब ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये मुश्किल से कितना लेगा? बहुत कम टाइम लेगा। जैसे इसने लिया टाइम 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड देन एक इंस्टॉलर आ जाएगा आपके पास इसको इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अब ये क्या करेगा? सिंपल इंस्टॉलेशन को शुरू कर देगा। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से आपको सिंपली इसके अंदर विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, धीरे धीरे आपका जेडीके इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि मेरी मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम हमारे को जेडीके को कहाँ देखना है? हम यहाँ पर इतने जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर हम जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देखिए, क्योंकि मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा जावा फोल्डर। ओके, हम जावा फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जावा 19 मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। जावा जेडीके 20 जो हमने अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है, ये उसका फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब हम जावा 19 फोल्डर के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे। जब हम बिन फोल्डर के अंदर जाते हैं, आप इसको स्क्रॉल कीजिए और आप ये देखिए जेवैक जावा सी, ये जो आपकी फाइल है जेवैक, दिस इज़ द कंपाइलर फॉर द जावा लैंग्वेज, जो आपका सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। और दूसरी जो हमारे को फाइल चाहिए होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है java.exe फाइल। ये हमारा इंटरप्रेटर है, जावा लैंग्वेज का इंटरप्रेटर, जो कि आपके जावा लैंग्वेज को अल्टीमेटली रन करता है, बिकॉज जावा लैंग्वेज इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये हमने पहले भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था
कि जो आपका ये जैवैक, तो उसमें कंपाइलर की ज़रूरत क्या पड़ती है। आप तो कह रहे हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये जावा का कंपाइलर है। ये जावा का कंपाइलर का काम केवल इतना है कि आपके सोर्स कोड मतलब जो आपने कोड लिखा है ये उसको केवल बाइट कोड के अंदर चेंज कर देगा, और वो बाइट कोड क्या होता है आपका, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड होता है। तो आपके उस बाइट कोड को रन करने के लिए हमारे को इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, और वो हमारा इंटरप्रेटर कौन सा होता है, java.exe। तो हमारे पास सारे के सारे टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर हम इसको बैक करके देखें JDK 19 के अंदर, और हम लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर जाएं, तो लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर आपको एक src.zip फोल्डर मिलता है। आप इसको अनजिप कर लीजिए। ये केवल देखने के लिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखने के लिए आपने इसको अनजिप कर लिया और यहाँ पर ये src फोल्डर आ गया। src फोल्डर के अंदर आप java.base फोल्डर के अंदर जाएंगे। java.base फोल्डर के अंदर आप ये जावा फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये पूरा का पूरा पाथ मैं आपको वीडियो लिंक में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे के सारे पैकेजेस है। पैकेजेस का मतलब जावा की लाइब्रेरी जिनको जावा यूज़ करती है अपने प्रोग्राम बनाने के लिए। सपोज एक पैकेज है लैंग पैकेज, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए कितनी सारी क्लास फाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है। कैरेक्टर.जावा, बाइट.जावा, boolean.java, ये सारी की सारी क्लास फाइल्स उन्होंने की हुई है। तो जब आपका जावा इंस्टॉल्ड हो जाए तब आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको इसके अंदर सिंपली अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। आप यहाँ पर जाइए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, देखिए हम है ना कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ बहुत करने वाले हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करना इतना आसान बना देंगे कि आपको ही अच्छा लगने लगेगा, आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। तो देखने के लिए कि आपकी जावा लैंग्वेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुई है या नहीं हुई है, तो हम इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। ये हमारा यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं जावा, और इसको लिख करके एंटर प्रेस करते हैं। कुछ भी आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। जो भी अगर आपका आउटपुट ये जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी जावा इसके अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जावा के प्रोग्राम अब हमारे को लिखने हैं। जब हमारे को जावा के प्रोग्राम लिखने हैं तो हमारे को क्या चाहिए, एक एडिटर भी चाहिए। एडिटर मतलब क्या होता है, जहाँ हम अपने जावा के प्रोग्राम्स को लिखेंगे और जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल करेंगे। तो इस समय हम जो एडिटर हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो आजकल काफ़ी फेमस भी है, जनरली डेवलपमेंट वगैरह में भी यूज़ होता है, उसका नाम है VS कोड। तो हम क्या करते हैं, VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। और VS को जब आपको डाउनलोड करेंगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो से, और आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए डाउनलोड VS कोड, और यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन है। आप विंडोज़ के अंदर जा करके आप VS कोड को और ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर डाउनलोड के लिंक पर जाएंगे, डाउनलोड के लिंक पे आप इसको क्लिक कर लीजिए। वैसे भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड के लिए आ गया। आप इसको सेव कर लीजिए, और सेव करके आपका ये विजुअल कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर बनाने के बाद हमने ये लिखा यू जावा। ठीक है, यू जावा पे हमने क्लिक किया, इसको हमने राइट क्लिक किया, और यहाँ पर मोर ऑप्शंस के अंदर हमने कहा ओपन इन VS कोड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये VS कोड ओपन कर लिया। ये आपका VS कोड क्या है, एडिटर है, जिसके अंदर हम अपने जावा प्रोग्राम्स को लिखेंगे। एडिटर का क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली एडिटर का ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी फंक्शन वगैरह लिखें तो इसके अंदर इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, वो आपको सजेस्ट कर देता है कि फंक्शन का नाम ये है, ये है, ये है। तो आपको पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उसको सेंस कर लेता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, और ये आपको काफ़ी शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड करता है। तो आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। यहाँ पर एक देखो ये 4 स्क्वायर वाला आइकन होगा, आप 4 स्क्वायर वाले आइकन के ऊपर जाइए। 4 स्क्वायर वाले आइकन के ऊपर आप लिखिए यहाँ पर सिंपल जावा, और यहाँ पर हमने जावा लिखा, और ये जावा लिखने के बाद ये हमारा एक जावा इंस्ट्रक्शन पैक जो सबसे पहले आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक किए और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, ये मुश्किल से 1 मिनट लेगा या 30 सेकंड लेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बेसिकली हमारे को इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्या होती है, ये जो इन्होंने पूरा एडिटर बनाया है ना VS कोड, ये एडिटर है ना सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। चाहे आप इस पर प्रोग्रामिंग कीजिए, पाइथन के अंदर, पाइथन के लिए बहुत यूज़ होता है VS कोड, या फिर आप इसको जो यूज़ कीजिए जैसे जावा के अंदर, सी के अंदर, C++ के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स लिख करके, प्रोग्राम लिख करके आप इसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो अब इसके अंदर करीब 1.5 लाख एक्सटेंशन है। जैसे एक्सटेंशन पर उन्होंने क्लिक किया ना, और ये सारे एक्सटेंशन है, ये कम से कम इसके अंदर 1.5 लाख एक्सटेंशन है। तो आपको अप्रोप्रिएट एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो देख ले कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करने वाले हो, और उसी लैंग्वेज के आपको शॉर्टकट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हम आ गए, और यहाँ पर आपका ये फोल्डर यू जावा जो हमने डिज़ाइन किया था ना, वो फोल्डर आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इस फोल्डर को तो हमने ओपन कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अब हम इसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखें, कि जावा का प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, कैसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना, जावा के प्रोग्राम लिखने के लिए हमने क्या किया है, हम है ना कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। कुछ टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह से, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं जावा प्रोग्राम के। क्योंकि जावा प्रोग्राम इज़ अ 100%, यू कैन से 100%, इज़ अ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली 100% तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे इसके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, वो आगे आगे हम सब डिस्कस करेंगे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जावा के प्रोग्राम्स 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर जावा प्रोग्राम के अंदर, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं, सी के प्रोग्राम के अंदर यहाँ से शुरू किया करते थे वाइड, और फिर आपने लिखा यहाँ पर मेन, और फिर आपने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया सी का। ठीक है, या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर भी हम मेजरली ऐसे ही यूज़ करते हैं। या आपने कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाया, पाइथन के प्रोग्राम के अंदर तो आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं, लाइक प्रिंट, और जो भी आपको प्रिंट करना है आपने वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसके अंदर कोई मेन फंक्शंस वगैरह आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अब जावा के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक नई पूरी टेक्नोलॉजी है। तो आप एक नई जब टेक्नोलॉजी सीखते हैं ना, तो उसके आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट सीखने पड़ते हैं। जैसे जावा का प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं, वो भी उसका एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट है। तो इस काम को आसान करने के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना जब आप शुरू करते हैं ना, आपको सबसे पहले काम तो क्या करना है, एक क्लास बना लेनी है। क्लास कीवर्ड आपको यूज़ करना है, और अपनी क्लास का आप एक नाम लिखते हैं। कोई भी आपने अपनी क्लास का नाम लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गए, और यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गए। तो क्लास क्या है, क्लास तो आपका कीवर्ड है। सपोज़ आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसका नाम है माई प्रोग्राम, ठीक है, आप माई प्रोग्राम नाम का प्रोग्राम बनाते हैं। या फिर सपोज़ आपको ये फाइंड आउट करना है कोई नंबर E1 है या नहीं, तो आप प्रोग्राम का नाम रखना चाहते हैं E1, कि मेरे प्रोग्राम का नाम होगा E1। तो आप जिस भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे, आप है ना जावा लैंग्वेज के अंदर उसको आप सेव करेंगे .java एक्सटेंशन के साथ। मतलब जैसे सी के अंदर हम लिखते हैं, तो अगर हम CV के अंदर E1 प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम क्या एक्सटेंशन लिखते हैं, E1.c, ओके, E1.c। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर इसको एक्सटेंशन देंगे जावा की, दैट E1.java, E1.java, इस तरह से हम इसको एक्सटेंशन देंगे E1.java। तो अब जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है वो क्लास के नाम के बाद आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है योर क्लास है, मतलब आप अपनी जो भी क्लास का नाम है वो यहाँ पर लिखिए। तो हम लिखेंगे क्लास E1, ओके। उसके बाद जैसे हम मेन मेथड लिखते हैं, मेन मेथड हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर 1000 लाइन है, 2000 लाइन है, लेकिन अब जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो आपका इंटरप्रेटर, अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर, अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो कंपाइलर, वो ये देखता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू कहाँ से करना है। तो आपका कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है सी लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर भी, क्योंकि जावा भी उन्हीं के सिंटैक्स को पूरा का पूरा फॉलो करती है, उसी के कंस्ट्रक्ट को पूरा का पूरा फॉलो करती है, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। आजकल हम क्या देखते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अपने अलग अलग सिंटैक्स आ जाते हैं। जैसे अब हम आगे चल के इसमें फॉर लूप बनाएंगे, वाइल लूप बनाएंगे, इफ स्टेटमेंट्स करेंगे, ये सारे के सारे सिंटैक्स जावा के बिल्कुल सेम है। जो जावा के अंदर आप सी लूप, आप फॉर लूप बनाते हैं, आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके सी लैंग्वेज में
पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से जावा के प्रोग्राम में से कॉपी करके फॉर लूप को आप सी लैंग्वेज में पेस्ट कर दीजिए, वो परफेक्टली उसी तरह से चलेगा जैसे आपका जावा लैंग्वेज के अंदर चलता है। तो अब हमें पहले तो हमने क्लास बना ली, बस इसका थोड़ा प्रोग्राम बनाने का तरीका अलग है। जैसे हमने क्लास बना ली, क्लास के अंदर आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको ये मेन मेथड लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर ये क्या करता है, आर्गुमेंट्स लेता है, क्योंकि फंक्शन के आगे क्या होती हैं, दो पैरेंथेसिस होती हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग एक क्लास है। अभी आप है ना इसकी ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, ये स्ट्रिंग एक क्लास है और ये क्या करती है, स्ट्रिंग टाइप का एरे लेती है एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, वो क्यों लेती है हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये मेन क्या है, फंक्शन का नाम है। वॉइड क्या है, फंक्शन की रिटर्न टाइप है। वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब होता है, जैसे है ना, अगर हम आप फंक्शन की बात करें कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम विच टेक सम आउटपुट एंड विच जनरेट सम आउटपुट। विच टेक सम आउटपुट इनपुट मतलब विच टेक सम इनपुट एंड जनरेट सम आउटपुट। तो इनपुट क्या ले रहा है, वो इनपुट तो आपका ये ले रहा है मेन फंक्शन स्ट्रिंग का एरे, और रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड, मतलब ये मेन फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करता। और ये पब्लिक और स्टैटिक क्या होते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको समझ नहीं पाओगे कि पब्लिक और स्टैटिक क्या होते हैं। स्टैटिक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। तो पहले तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर माई क्लास बना दी इस तरह से। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको क्लास के अंदर, आपने इसी क्लास के अंदर एक यहाँ पे आपने मेथड स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया मेथड का, और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया मेथड का। ओके, फिर आपको क्या करना है, कोई प्रिंट करनी है स्ट्रिंग, सिंपल। तो हमने स्ट्रिंग क्या प्रिंट करी, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग होती है, जो भी सेंटेंस होता है ना, हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये आपने इसको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर एनक्लोज कर दिया। और प्रिंट के लिए भी देखिए हमें थोड़ा सा लंबा फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, system.out.println। जैसे आपका सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ। और आपका उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन के अंदर हम सिंपल प्रिंट यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, system.out.println। देखो हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हम सी के अंदर प्रिंट एफ यूज़ करते हैं और पाइथन के अंदर प्रिंट यूज़ करते हैं, आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। system.out.println ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप अलग अलग स्क्रीन्स पर आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आप चाहो आपका आउटपुट फाइल में जाए, आप चाहो आपका आउटपुट नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जावा के अंदर। इसीलिए हमें ना जावा के अंदर ये छोटा सिंटैक्स यूज़ नहीं करते कि आपने सिंपल प्रिंट एफ यूज़ कर दिया है, सिंपल प्रिंट यूज़ कर दिया। इसलिए हम एक ये बड़ा आउटपुट यूज़ करते हैं, system.out.println। और ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, ये भी आने वाली क्लासेस के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन println क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट्स है, ये इसके क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो अब ये अपने आप में एक कंप्लीट जावा का प्रोग्राम हो गया, जिसके अंदर आपने पहले क्या करा, पहले पॉइंट पे आपने एक खाली क्लास बनाई, एम्प्टी क्लास। सेकंड पॉइंट के अंदर आपने क्या किया, सेकंड पॉइंट के अंदर आपने उस क्लास के अंदर मेन फंक्शन लिख दिया। और थर्ड पॉइंट के अंदर आपने ये बता दिया कि ये मेन फंक्शन करता क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्योंकि 6 स्टेप्स हैं, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे, जो भी अपनी डायरेक्टरी है उसके अंदर सेव कर देंगे। और यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर आपका क्लास का नाम क्या है, योर क्लास नेम। आप जैसे ए क्लास का नाम ए रखा, बी रखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया E1 रखा, तो क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जो भी आपका क्लास का नाम है, आप केवल और केवल उसी नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या सेव किया हुआ है, योर क्लास नेम, और एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन होगा इसका .java। तो हमने लिखा योर क्लास नेम .java। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया। क्या कमांड यूज़ करके, जेवैक के अंदर आपने क्या लिखा, यहाँ पर योर क्लास नेम .java। आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया दिया। जब आप कंपाइल करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एक बाइट कोड जनरेट कर देगी। बाइट कोड का मतलब क्या होता है, क्या जनरेट कर देगी, एक क्लास फाइल। उसको हम कहते हैं क्लास फाइल, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कैसे करते हैं, जावा, और उसके बाद आप अपनी
फाइल का नाम देते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम रन करना है। मेरे को योर क्लास नेम प्रोग्राम रन करना है, तो आप यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ना फिजिकली रन करके देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा फोल्डर है, फोल्डर जो हमने बनाया था डी ड्राइव के अंदर, वो यहाँ पर ओपन है। हम इसके अंदर इस वाले आइकन को क्लिक करेंगे, ये एक नई फाइल बना देगा। हम इस फाइल का नाम है ना सिंपल रख देते हैं, a.java। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। a.java हमने क्लास का नाम लिखा और यहाँ पर ये देखिए हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हमने जो एक्सटेंशन इसमें विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, जो इसके अंदर हमने जावा की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। जावा की कौन सी वाली एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी, हमने जो जावा की वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे विजुअल कोड को पता पड़ जाता है कि जावा प्रोग्राम है, इसलिए इसने यहाँ पर क्या लगा दिया, जे लगा दिया कि दिस इज जावा प्रोग्राम। तो अब हमें पहले क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर क्लास बनानी है। हमने यहाँ पर क्लास बना दी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ स्लाइड कर देते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली और हमने क्लास का नाम क्या रखा, ए। और हम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हम इसके अंदर ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहाँ पर दोनों आ गए। हमारी क्लास का नाम है ए, ठीक है। पहला हमारा स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमारे को इसके अंदर मेन मेथड लिखना है। अब एडिटर का क्या फ़ायदा है, आपको इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी, आप केवल मेन लिखिए यहाँ पर और आप टैब की को प्रेस कर दीजिए। टैब की को प्रेस किया, ये फंक्शन इसने अपने आप ही जनरेट कर दिया, अपने आप ही लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो आपको मेन लिखना है, केवल मेन लिखने के बाद आपको टैब को प्रेस कर देना है, ठीक है। अब हमारे को इसके अंदर क्या लिखना है, हमारे को इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है कि दिस इज़ आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, केवल एस आउट आप लिखिए। एस आउट लिख करके आप टैब की को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप टैब की को प्रेस करते हैं क्या आ जाता है, ऑटोमेटिकली system.out.println, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इस तरह से फर्स्ट जावा, हम इसको शॉर्ट ही लिख देते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम। चलो पूरा लिख देते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि एक्स हमारे को क्यों लगा। एक्स ऐसे बेसिकली वेरिएबल होता है, ये बताता है कि हमारे को ये स्ट्रिंग आउटपुट करानी है। ये एडिटर ने जनरेट किया है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है, a.java। हमने प्रोग्राम को a.java से हमने क्यों सेव किया, हमने प्रोग्राम को a.java से हमने इसलिए सेव किया है, क्यों, क्योंकि हमारी क्लास का नाम, जो हमारी यहाँ पर क्लास का नाम है, हमारी क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है ना। ये हमारी क्लास का नाम है ए, इसलिए हमने सेम नाम से अपने प्रोग्राम को सेव किया। अब हमारे को इसको प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए ये टर्मिनल का ऑप्शन आता है, आप न्यू टर्मिनल ओपन कीजिए, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट भी इसके अंदर ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये आपका यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन हो गया। और टर्मिनल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड इशू करेंगे जावा सी और जेवैक, और हमारी फाइल का नाम क्या है, a.java। हमने फाइल बना ली और हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब कोई भी एरर होगी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। एरर जनरेट नहीं होती है तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक फाइल जनरेट हो गई a.class फाइल। आप इसको ओपन करेंगे, इस एडिटर के अंदर ओपन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बाइट कोड है। तो चलिए हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं और देखते हैं a.java और a.class। जो a.class है जिसको हम कहते हैं कि बाइट कोड है, हम ये देखते हैं बाइट कोड देखने में लगता कैसे है। देखिए ये बाइट कोड होता है जावा का, हम इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रोग्राम फिर रन नहीं करेगा, तो हम इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते। और ये बाइट कोड जो है, यही बाइट कोड क्या होता है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। तो अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर किया जावा और हमने यहाँ पर किया ए और एंटर की को प्रेस किया और ये आउटपुट आ गया हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम रन करने के बहुत सारे तरीके इसके अंदर भी हैं। क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है इसलिए हमने दोनों कमांड इशू की है कि जावा a.java कंपाइल करने के लिए, जावा ए आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए। आप चाहें तो इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर रन अपने आप ही आ जाता है एडिटर के अंदर रन, आप यहाँ रन कीजिए। रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है
ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम। या फिर आपका एक यहाँ पर ये बटन होता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट बटन, आप इस पर प्रेस कर दीजिए तो भी आपका प्रोग्राम यहाँ पर जनरेट हो गया और प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल गया a.java, ठीक है ना। a.java फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो गई और आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गया फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिकली सीखा कि हम JDK कैसे इंस्टॉल करते हैं। JDK को इंस्टॉल करने के बाद हमें विजुअल कोड जो एडिटर है वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और हम एक बेसिक सा जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब अगली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावा के अंदर, क्योंकि इसके डेटा टाइप्स को भी पढ़ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असल एक बात है, जावा के अंदर आप जो भी पढ़ो, अगर आप टेक्निकली उसको समझने की कोशिश करो तो चीज़ें इस लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पाइथन वगैरह में नहीं मिलेंगी। हालांकि मैं पाइथन की भी क्लासेस लेता हूँ सालों से, लेकिन है ना, जो जावा को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है और जो अगर बच्चा इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े तो आप ये देख लीजिए कि ये बेस है सारी लैंग्वेजेस का। आप पहले जावा सीखिए, जावा के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए, पाइथन लैंग्वेज सीखिए, जावा के बाद मैं कहता हूँ सी सीखिए। आपको ये लगेगा कि जावा आपको सारी चीज़ें समझा देती है कि किसी लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे, आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, हम जावा के अंदर भी करेंगे। लेकिन जावा के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। जैसे हमने सिंपल लिया, आपने कहा कि भी ये तो स्टेटमेंट बहुत लंबी है, हम जावा लैंग्वेज क्यों पढ़ें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता है, पाइथन के अंदर प्रिंट लिखते हैं, सी के अंदर प्रिंट एफ लिख देते हैं, C++ के अंदर सी आउट लिख देते हैं, तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत क्या है। तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मैं कहूँगा नहीं डिफिकल्ट नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम बहुत बड़े बड़े मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे बहुत ही बड़े बड़े मैजिक हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं डाटा टाइप्स, जावा के अंदर कितने डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से सुनिए और अच्छी तरह से समझिए। ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है, उसके बाद भी कंटिन्यूस में पूरी की पूरी सीरीज़ दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ पर जनरेट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपके लिए इतना ही, ओके बाय।